नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करेंगे जो अक्सर बिजनेस की भागदौड़ में नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन जिसकी ज़रूरत पड़ने पर अहमियत समझ आती है। पार्टनरशिप इंश्योरेंस। सोचिए, एक अच्छी चलती हुई पार्टनरशिप फर्म, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक एक पार्टनर का निधन हो जाता है। ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये बिजनेस के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक इमोशनल क्षति समझते हैं, पर इसके फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस मतलब ये कि कानूनी तौर पर जब किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो फर्म को उनके लीगल एयर्स मतलब कानूनी वारिसों को फर्म में उनका जो भी हिस्सा बनता है वो चुकाना पड़ता है। अच्छा। और ये रकम अक्सर काफी बड़ी होती है। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? क्या फर्म अपनी जमा पूंजी मतलब वर्किंग कैपिटल लगा देगी या एसेट्स बेचने पड़ेंगे? एग्जैक्टली यहीं पर पार्टनरशिप इंश्योरेंस की भूमिका सामने आती है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, ये क्यों इतना ज़रूरी है और ये कैसे काम करता है ताकि बिजनेस बिना रुके चलता रहे। बिल्कुल, चलिए इस जरूरी पहलू को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में, जी, ये पार्टनरशिप इंश्योरेंस आखिर किस बला का नाम है? क्या ये पार्टनर्स की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस जैसा ही है, कुछ वैसा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि हाँ, अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस तो व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए लेता है ना, हाँ। जिसका पैसा नॉमिनी को मिलता है। लेकिन पार्टनरशिप इंश्योरेंस ये बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो फर्म अपने पार्टनर्स की जिंदगी पर लेती है। फर्म लेती है पार्टनर्स पर। हाँ, यहाँ क्रूशियल बात यह है कि फर्म ही पॉलिसी का प्रस्ताव रखती है, मतलब प्रपोजर होती है, फर्म ही उसका प्रीमियम भरती है। और अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो पॉलिसी का पैसा यानी सम एश्योर्ड वो भी फर्म को ही मिलता है। ओह, फर्म ही बेनिफिशियरी होती है। अच्छा, तो पैसा फर्म के पास आता है, ना कि पार्टनर के परिवार के पास सीधा। ठीक है, फिर फर्म उस पैसे का क्या करती है? बिल्कुल, जब इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा फर्म को मिलता है तो फर्म उस पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से मृतक पार्टनर के कानूनी वारिसों को उनका हिस्सा चुकाने के लिए करती है। उनका हिस्सा मतलब कैपिटल और वो सब? हाँ, इस हिस्से में उनकी लगाई हुई कैपिटल और फर्म की गुडविल में उनका जो हिस्सा बनता है वो दोनों शामिल हो सकते हैं। आप इसे एक तरह से उनके हिस्से की परचेज प्राइस कह सकते हैं जो फर्म चुका रही है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि बिजनेस बिना किसी बड़ी फाइनेंशियल दिक्कत के चलता रहता है ना? मतलब फर्म को अचानक से अपने वर्किंग कैपिटल या एसेट्स को लिक्विडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ये बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए एक तरह का सेफ्टी नेट है। सोचिए, अगर ये इंश्योरेंस ना हो तो क्या हो सकता है? हाँ, वही मैं सोच रहा था। अगर किसी फर्म ने ये इंश्योरेंस नहीं लिया है तो असल में दिक्कतें क्या क्या आ सकती हैं? सुनने में तो लगता है कि चलो जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे। देखिए, जैसे तैसे मैनेज करना अक्सर बहुत भारी पड़ता है। पहली और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार किसी पार्टनर की मृत्यु पर फर्म डिसॉल्व मतलब भंग भी हो सकती है। डिसॉल्व मतलब बंद? हाँ, अगर पार्टनरशिप डीड में इसके उलट कुछ ना लिखा हो, पर कम से कम बिजनेस ऑपरेशंस बुरी तरह डिस्टर्ब तो होंगे ही, काम रुकेगा, असर पड़ेगा। ये तो गंभीर बात है, बिजनेस बंद होने तक की नौबत आ सकती है। बिल्कुल। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि मृतक पार्टनर के वारिसों को पैसा चुकाना पड़ता है। अब हो सकता है उनके पास बिजनेस चलाने का अनुभव ना हो या शायद इच्छा भी ना हो। हाँ, वो क्यों चलाएंगे? अब वो चाहेंगे कि उन्हें जल्द से जल्द उनका हिस्सा नकद में मिल जाए। अब फर्म के पास एकदम से इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आएगा? ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सही बात है। तब तो शायद बचे हुए पार्टनर्स को अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े या फिर फर्म की प्रॉपर्टी, मशीनरी वगैरह बेचनी पड़े। हाँ, और ऐसा करने से बिजनेस की ऑपरेटिंग कैपेसिटी पर सीधा असर पड़ेगा। कई बार पार्टनर्स को मजबूरन महंगे लोन लेने पड़ते हैं और अगर पैसा नहीं जुटा पाए तो फर्म बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ये बचे हुए पार्टनर्स और उनके परिवारों के लिए भी आप सोचिए कितनी मुश्किल स्थिति होती है। हाँ, एक और पहलू भी है शायद। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बचे हुए पार्टनर्स ये ना चाहें कि मृतक पार्टनर के वारिस, जिन्हें शायद बिजनेस की उतनी समझ ना हो, वो आकर बिजनेस में दखल दें? हाँ, ये भी एक बिल्कुल व्यवहारिक समस्या है। आउटसाइड इंटरफेरेंस का डर रहता है। अगर वारिस अपना हिस्सा लेकर अलग नहीं होते तो वो फर्म में हिस्सेदार बन सकते हैं। इससे पार्टनर्स के बीच समीकरण बदल सकते हैं,
फैसले लेने में दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा। तो इसी बाहरी हस्तक्षेप से बचने में भी पार्टनरशिप इंश्योरेंस मदद करता है। ये एक मुश्त फंड्स मुहैया कराकर वारिसों को उनका हिस्सा देकर मतलब क्लीनली अलग होने का रास्ता आसान बनाता है। तो ये तो साफ है कि ये इंश्योरेंस काफी जरूरी है, खासकर पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है, इसका प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। इसका प्रोसेस काफी स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, सबसे पहला कदम होता है पार्टनर्स के बीच आपसी सहमति और एक फॉर्मल अग्रीमेंट। हाँ, सभी पार्टनर्स को इस बात पर सहमत होना होता है कि फर्म उनके जीवन पर इंश्योरेंस लेगी और इस पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, खासकर किसी पार्टनर की मृत्यु की स्थिति में। इस समझौते को पार्टनरशिप डीड में एक स्पेसिफिक क्लॉज के तौर पर शामिल करना सबसे अच्छा रहता है। अच्छा, तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होना जरूरी है, मैंडेटरी है? देखिए, मैंडेटरी शायद न हो हर केस में, पर ये बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में कोई एम्बिग्विटी ना रहे, क्लेम के वक्त आसानी होती है। ठीक है। इसके बाद फर्म इंश्योरेंस कंपनी के पास जाती है और सभी पार्टनर्स के जीवन पर अलग-अलग पॉलिसी लेने का प्रस्ताव रखती है, मतलब प्रपोज करती है। और हर पार्टनर के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट ये कैसे तय होता है? क्या सबका बराबर होता है? जरूरी नहीं कि बराबर हो। आमतौर पर हर पार्टनर का इंश्योरेंस अमाउंट मतलब सम अश्योर्ड फर्म में उनके कैपिटल बैलेंस और फर्म की गुडविल में उनके हिस्से के लगभग बराबर रखने की कोशिश की जाती है। गुडविल वो कैसे निकालते हैं? गुडविल का मूल्यांकन अक्सर पिछले कुछ सालों, मान लीजिए 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के आधार पर किया जाता है, और फिर हर पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उस हिसाब से हिस्सा उसमें जोड़ा जाता है। अच्छा। मकसद यही होता है कि निधन होने पर मिलने वाला पैसा उनके कुल हिस्से को कवर करने के लिए काफी हो। समझ गया, लॉजिकल है। और प्रीमियम वो कौन भरता है, पार्टनर्स खुद? नहीं, जैसा हमने पहले बात की, प्रीमियम भरने की जिम्मेदारी फर्म की होती है। ये फर्म के खाते से जाता है, एक तरह से बिजनेस एक्सपेंस होता है। ओके, फर्म भरती है। और फिर अगर किसी पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा फर्म को देती है? हाँ, और फर्म वो पैसा वारिसों को देकर मामला सेटल कर लेती है, और बचे हुए पार्टनर्स वो अपना बिजनेस चलाते रहते हैं। सुनने में तो सिंपल लगता है। हाँ, प्रक्रिया सीधी है, लेकिन इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है। ये इंश्योरेंस पॉलिसीज 2 तरह की हो सकती हैं। 2 तरह की? कौन सी? एक होती है प्योर रिस्क कवर वाली पॉलिसी, जैसे टर्म प्लान। इसमें सिर्फ मृत्यु होने पर ही पैसा मिलता है। आजकल पार्टनरशिप इंश्योरेंस के लिए अक्सर इसी तरह के प्लान्स इस्तेमाल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रीमियम कम होता है और इनका मुख्य मकसद सिर्फ रिस्क कवर करना होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी को प्रोटेक्ट करना। उदाहरण के लिए LIC के प्लान्स जैसे सरल जीवन बीमा प्लान 859 या न्यू जीवन अमर प्लान 955 इसी कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, टर्म प्लान्स। और दूसरी तरह की पॉलिसी? दूसरी होती हैं एंडोमेंट टाइप पॉलिसीज। इनमें रिस्क कवर के साथ साथ सेविंग्स का एलिमेंट भी होता है। मतलब अगर पार्टनर पॉलिसी की अवधि पूरी होने तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर पैसा फर्म को मिलता है। अरे वाह, तो उस मैच्योरिटी वाले पैसे का क्या होता है? वो भी फर्म को ही मिलता है? हाँ, वो भी फर्म को ही मिलता है। उस पैसे का इस्तेमाल फर्म कई कामों के लिए कर सकती है, जैसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, या अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका हिस्सा चुकाने के लिए, या किसी और जरूरत के लिए। लेकिन इसका प्रीमियम ज्यादा होता होगा? हाँ बिल्कुल, एंडोमेंट प्लान्स का प्रीमियम टर्म प्लान्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसलिए फर्म्स को सोचना पड़ता है कि उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, सिर्फ रिस्क कवर या सेविंग्स भी। ठीक है, तो फर्म के नजरिए से देखें तो इसके फायदे तो साफ नजर आ रहे हैं। बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहती है, फाइनेंशियल झटका नहीं लगता। और क्या फायदे मतलब फर्म के लिए? फायदे तो कई हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि मृतक पार्टनर के वारिसों के साथ सेटलमेंट शांति से और बिना बिजनेस को नुकसान पहुंचाए हो जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वरना झगड़े हो सकते हैं। अब बिना किसी झंझट के और जल्दी मिल जाएगा। फर्म अचानक आए फाइनेंशियल बोझ से बच जाती है। और फर्म की इमेज मतलब रेपुटेशन पर भी अच्छा असर पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल, फर्म की गुडविल बनी रहती है। जब एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स देखते हैं कि फर्म इतने बड़े संकट के बाद भी स्थिर है और अपना काम जारी रखे हुए हैं, तो उनका भरोसा बढ़ता है। सही। बल्कि ये पॉलिसी बैंकों या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से लोन लेते समय एक तरह की कोलैटरल सिक्योरिटी का काम भी कर सकती है। अच्छा, सिक्योरिटी कैसे? क्योंकि ये दिखाता है कि फर्म ने अपने की पर्सनल रिस्क को मैनेज करने का इंतजाम किया है।
इससे फर्म की बोरोइंग कैपेसिटी मतलब लोन लेने की क्षमता बढ़ सकती है। ये तो वाकई महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपने इंश्योरेंस अमाउंट तय करने की बात की थी कि वो कैपिटल और गुडविल के हिसाब से होना चाहिए। क्या इसकी कोई खास शर्तें या नियम हैं जिन पे इंश्योरेंस कंपनी ध्यान देती है? हाँ, कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिन पर इंश्योरेंस कंपनीज आमतौर पर जोर देती हैं। पहली तो ये कि फर्म के सभी पार्टनर्स जो इंश्योरेंस लेने योग्य हैं, इंश्योरेबल पार्टनर्स, मतलब जिनकी हेल्थ वगैरह ठीक है, उन सब का इंश्योरेंस होना चाहिए। सभी का? ऐसा क्यों? हाँ, आमतौर पर यही शर्त होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्म सिर्फ कुछ चुनिंदा पार्टनर्स का ही इंश्योरेंस कराए और बाकियों का नहीं। ये रिस्क को बैलेंस करने के लिए होता है। ठीक है, मतलब सबको कवर करना होगा। और दूसरी शर्त? दूसरी, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, हर पार्टनर का इंश्योरेंस अमाउंट उनके कैपिटल बैलेंस और गुडविल में हिस्से के अनुपात में होना चाहिए। इसके लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर के ऑडिटेड अकाउंट्स देखे जाते हैं। कैपिटल बैलेंस तो ठीक है, गुडविल का हिस्सा कैसे पक्का करते हैं? गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जैसा बताया, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट एक आधार हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि अमाउंट तर्कसंगत हो। इसका मकसद यही होता है कि इंश्योरेंस का उद्देश्य सिर्फ पार्टनर की मृत्यु से होने वाले फाइनेंशियल लॉस को कवर करना है, न कि कोई विंडफॉल गेन या मुनाफा कमाना। ओके, समझ गया, फेयर है। और अगर कोई फर्म या पॉलिसी लेना चाहे तो उन्हें किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? प्रक्रिया थोड़ी जटिल लगती है कागजों के हिसाब से। थोड़ी कागजी कार्रवाई तो होती है, हाँ, लेकिन ये मैनेजेबल है। हाँ। अगर सब तैयारी हो तो कुछ मुख्य चीजें चाहिए होती हैं। पहला, हर पार्टनर के लिए अलग अलग प्रपोजल फॉर्म, जैसे LIC का फॉर्म नंबर 340 होता है पार्टनरशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय स्कीम्स के लिए। ठीक है, हर पार्टनर का अलग फॉर्म। हाँ। दूसरा, फर्म की तरफ से एक लेटर ऑफ अथॉरिटी। ये किसी एक पार्टनर को अधिकृत करता है कि वो फर्म की तरफ से पॉलिसी से जुड़े दस्तावेजों पर साइन कर सके। ओके। तीसरा, पार्टनरशिप डीड की अटेस्टेड कॉपी। और ये बहुत जरूरी है कि उस डीड में पार्टनरशिप इंश्योरेंस लेने और उसके इस्तेमाल का क्लॉज साफ तौर पे लिखा हो। और अगर डीड में ये क्लॉज ना हो तो, पुरानी डीड हो तो फिर एक सप्लीमेंट्री डीड बनाकर उसे रजिस्टर करवाना होगा जिसमें ये क्लॉज जोड़ा गया हो। इंश्योरेंस कंपनी ये जरूर मांगती है। अच्छा, सप्लीमेंट्री डीड, ठीक है। और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होंगे ना, जैसे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स वगैरह? हाँ, बिल्कुल। पिछले 3 सालों की ऑडिटेड बैलेंस शीट्स और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जमा करने होते हैं। 3 साल के? हाँ, आमतौर पे 3 साल के। साथ ही फर्म के पिछले 3 साल के इनकम टैक्स रिटर्न्स, ITRs की कॉपी और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स का पूरा शेड्यूल भी देना होता है। बाप रे, काफी डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, हैं तो सही। पर ये सब दस्तावेज इंश्योरेंस कंपनी को फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ, पार्टनर्स के हिस्से और इंश्योरेंस की जरूरत को समझने में मदद करते हैं। ये जरूरी प्रक्रिया है। चलिए, ये तो हुई प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट्स की बात। अब आते हैं एक और अहम मुद्दे पर, टैक्स। क्या इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं? आपने शुरू में कहा था कि प्रीमियम फर्म भरती है और वो बिजनेस एक्सपेंस हो सकता है। हाँ, टैक्स वाला पहलू भी महत्वपूर्ण है। फर्म जो प्रीमियम भरती है उसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) के तहत बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है। अच्छा, मतलब टैक्स में छूट मिल सकती है उस प्रीमियम अमाउंट पर? हाँ, इसे बिजनेस चलाने के लिए किया गया एक जरूरी खर्चा माना जा सकता है, क्योंकि इसका उद्देश्य बिजनेस की कंटिन्यूटी सुनिश्चित करना है। ये एक एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, हालांकि फाइनल डिसीजन असेसिंग ऑफिसर का होता है केस के फैक्ट्स देखकर। ठीक है। और क्या ये पार्टनर्स के लिए कोई बेनिफिट माना जाता है, मतलब टैक्सेबल परक्विजिट? नहीं, एक और अच्छी बात यह है कि इस प्रीमियम पेमेंट को पार्टनर्स के हाथ में कोई परक्विजिट या टैक्सेबल बेनिफिट नहीं माना जाता, क्योंकि बेनिफिशियरी फर्म खुद है। ये अच्छी बात है। लेकिन जब पैसा मिलता है, यानी किसी पार्टनर की डेथ पर, या मान लीजिए एंडोमेंट प्लान है तो मैच्योरिटी पर, हाँ। तब क्या होता है? क्या वो पैसा टैक्स फ्री होता है जैसे नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस में होता है? नहीं, यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। ये एक अहम फर्क है। जब फर्म को इंश्योरेंस कंपनी से डेथ क्लेम या मैच्योरिटी का पैसा मिलता है तो उसे आमतौर पर फर्म की बिजनेस इनकम माना जाता है और उस पर टैक्स लगता है। ओह, तो मिलते वक्त ये टैक्सेबल है फर्म के लिए? ये तो बड़ी बात है। हाँ, इसे इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में जोड़ा जाता है। ये सेक्शन 10(10)(d) की टैक्स छूट के दायरे में सामान्यतः नहीं आता जब फर्म बेनिफिशियरी हो। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी है।
और अगर मान लीजिए किसी वजह से फर्म बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, तब इन पॉलिसीज का क्या होता है? पैसा डूब गया? नहीं, डूबेगा नहीं। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो आमतौर पर 2 विकल्प होते हैं। पहला, पॉलिसीज को सरेंडर कर दिया जाए। जो भी सरेंडर वैल्यू मिलेगी उसे फर्म के एसेट्स में शामिल कर लिया जाएगा और पार्टनर्स या क्रेडिटर्स में बांटा जाएगा। सरेंडर वैल्यू तो कम होती है शायद। हाँ, अक्सर कम होती है, खासकर शुरू के सालों में। दूसरा विकल्प यह है कि पॉलिसीज को पार्टनर्स को उनके हिस्से के अनुपात में असाइन कर दिया जाए। असाइन मतलब पॉलिसी पार्टनर के नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी, फर्म का अधिकार खत्म हो जाएगा, फिर भविष्य के प्रीमियम वो पार्टनर खुद भरेगा और पॉलिसी उसकी पर्सनल पॉलिसी बन जाएगी। अच्छा, ये भी हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो क्या ये कहना सही होगा कि पार्टनरशिप इंश्योरेंस फर्म्स के लिए एक तरह का वरदान या बोनेंजा है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं? ये शब्द सुना है मैंने। देखिए, वरदान या बोनांजा शब्द शायद थोड़ा ज्यादा लगे मार्केटिंग जैसा, लेकिन ये निश्चित रूप से एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी टूल है पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा। पावरफुल टूल क्यों? देखिए, ये फर्म को सबसे बुरे संकट से बचाता है, एक पार्टनर की अचानक मृत्यु के कारण बिजनेस का ठप हो जाना या बंद हो जाना। ये सबसे बड़ा फायदा है। हाँ, वो तो है। ये टैक्स में राहत दिलाने में मदद कर सकता है प्रीमियम पेमेंट पर। ये सिर्फ पार्टनर्स या उनके परिवारों को ही नहीं, बल्कि फर्म से जुड़े सभी लोगों को, मतलब एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, क्रेडिटर्स, इन सबको एक तरह की सुरक्षा और स्थिरता का एहसास कराता है। हाँ, ये बात सही है। जब सबको पता होता है कि फर्म ने ऐसी मुश्किलों से निपटने का इंतजाम कर रखा है, तो उनका भरोसा कायम रहता है, अनसर्टेनिटी कम होती है। बिल्कुल। इससे फर्म की मार्केट में पोजीशन मजबूत होती है, पार्टनर्स के बीच भी आपसी विश्वास और वफादारी बढ़ती है कि फर्म उनकी और उनके परिवार की परवाह करती है। और जैसा मैंने पहले कहा, बैंकों और लेंडर्स के सामने फर्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। हाँ, लोन वगैरह में आसानी। हाँ, जरूरत पड़ने पर फाइनेंस जुटाना आसान हो सकता है। तो ये सिर्फ एक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस टूल, ये एक दिलचस्प पर्सपेक्टिव है। क्या हम इसे एक छोटे से काल्पनिक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ताकि ये पूरी प्रक्रिया और इसके फायदे और स्पष्ट हो जाएं? जरूर, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, कोड क्राफ्टर्स। जरूर। इसमें 3 पार्टनर हैं, रवि, सीमा और मोहन। ठीक है, रवि, सीमा, मोहन, कोड क्राफ्टर्स। हाँ, तीनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया और मान लीजिए आज की तारीख में हर एक का कैपिटल और गुडविल मिलाकर फर्म में हिस्सा लगभग 50 लाख रुपए का बनता है। ओके, 50 लाख का हिस्सा। अब तीनों पार्टनर्स मिलकर फैसला करते हैं और पार्टनरशिप डीड में क्लॉज डालकर पार्टनरशिप इंश्योरेंस लेने का तय करते हैं। फर्म कोड क्राफ्टर्स, रवि, सीमा और मोहन तीनों के नाम पर 50-50 लाख रुपए की पार्टनरशिप इंश्योरेंस पॉलिसी, मान लीजिए टर्म प्लान, लेती है। ठीक है। इसका प्रीमियम फर्म अपने बिजनेस अकाउंट से भरती है। सब ठीक चल रहा है। ओके, पॉलिसी ले ली गई, प्रीमियम फर्म भर रही है, अब आगे? अब मान लीजिए कुछ साल बाद दुर्भाग्यवश रवि का एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो जाता है। अब क्या होगा? हाँ, अब क्या होगा? क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप इंश्योरेंस ले रखा था, इंश्योरेंस कंपनी कोड क्राफ्टर्स फर्म को 50 लाख रुपए का क्लेम देगी। ठीक है, 50 लाख फर्म को मिल गए। और फर्म इस 50 लाख रुपए का इस्तेमाल रवि के कानूनी वारिसों, मान लीजिए उनकी पत्नी और बच्चों को, उनका पूरा हिस्सा चुकाने के लिए करेगी। सेटलमेंट आसानी से हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई देरी नहीं। अब सीमा और मोहन बिना किसी बड़े फाइनेंशियल बोझ के, बिना फर्म की जमा पूंजी या वर्किंग कैपिटल छेड़े बिजनेस को आराम से आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है वो किसी नए पार्टनर को लाएं या खुद ही बिजनेस चलाएं। फर्म का काम नहीं रुका, एम्प्लॉयज की नौकरी सुरक्षित रही, क्लाइंट्स का काम चलता रहा। और अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता तो शायद सीमा और मोहन को 50 लाख रुपए जुटाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती। हो सकता है उन्हें ऑफिस स्पेस बेचना पड़ता या बिजनेस का कुछ हिस्सा, या फिर बहुत ऊंची ब्याज दर पर लोन लेना पड़ता। हाँ। शायद रवि के वारिसों को पैसे के लिए इंतजार करना पड़ता या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते। बिजनेस बुरी तरह प्रभावित हो सकता था या शायद, जैसा हमने पहले कहा, बंद भी हो जाता। ये उदाहरण वाकई पूरी बात को एकदम साफ कर देता है। पार्टनरशिप इंश्योरेंस न होना और होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, ये फर्क एक बिजनेस के चलने या बंद होने जितना बड़ा हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आज हमने पार्टनरशिप इंश्योरेंस के लगभग हर पहलू को समझने की कोशिश की। ये कैसे एक फर्म के लिए एक सुरक्षा कवच बनता है,
पार्टनर्स और उनके परिवारों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है और सबसे ज़रूरी, बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये फर्म की स्थिरता, पार्टनर्स के बीच भरोसा और बिजनेस की निरंतरता, इन सब के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये सिर्फ एक खर्चा नहीं, बल्कि बिजनेस के भविष्य में एक जरूरी निवेश है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ मुश्किल समय के लिए तैयारी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि फर्म न सिर्फ अपने फाइनेंशियल कैपिटल की, बल्कि अपने ह्यूमन कैपिटल यानी अपने पार्टनर्स की भी कदर करती है, उनकी वैल्यू समझती है। और यहीं पर मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। हम अक्सर बिजनेस में मशीनों का, प्रॉपर्टी का, स्टॉक का, इन सब का इंश्योरेंस करवाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या हम उस ह्यूमन कैपिटल को, उन पार्टनर्स को, उनकी लोगों को सुरक्षित करने के बारे में उतना सोचते हैं जिनके दिमाग, जिनकी मेहनत के बिना शायद वो मशीनें और प्रॉपर्टी बेमानी हो जाए? ये सोचने वाली बात है। पार्टनरशिप इंश्योरेंस इसी ह्यूमन कैपिटल की वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने और उसे सुरक्षित करने का एक तरीका है। तो क्या बिजनेस लीडर्स इस पर पर्याप्त ध्यान दे रहे हैं? ये सवाल जरूर सोचना चाहिए।